हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कल हमने पॉलिटी का जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था, तो आज जो हमारा है नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें हम देखेंगे जो मेजर है वो हम मेनली ध्यान से देखेंगे। देखिए, तो फर्स्ट है इसमें इंडिया और ग्रीस का। ये इस बार इम्पोर्टेंट निकल के इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम 40 सालों में जो है ग्रीस को विज़िट किया है। तो इस वजह से ये जो आपकी विज़िट है ये इम्पोर्टेंट निकल के आ रही है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? इंडिया एंड ग्रीस एग्रीड टू अपग्रेड देयर बायलैटरल टाई टू लेवल ऑफ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पहले इंडिया और ग्रीस जो है उनके बीच में क्या थे? बायलैटरल रिलेशंस थे, टाइज थे, जिनको अब इंडिया ने अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया है एंड फर्दर एक्सपेंड बायलैटरल कोऑपरेशन इन। और उसी के साथ जो बायलैटरल कोऑपरेशन हैं वो पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स अफेयर्स इनमें भी एक्सटेंड किया है। कहाँ? पॉलिटिकल, आपका पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स अफेयर्स। नेक्स्ट है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ग्रीस का जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है, कौन सा? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो ग्रीस का क्या है? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी जी, उनको ग्रीस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने दिया था। अब ये जो विजिट है, इस विजिट के जो हाइलाइट्स क्या थे? जो इंडिया वेलकम ग्रीस इनटू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आपको पता है हेडक्वार्टर भी है गुरुग्राम के अंदर। तो इंडिया ने ग्रीस को वेलकम किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। इसी के साथ लुक फॉरवर्ड टू ग्रीस मेंबरशिप ऑफ द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसीलियंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के साथ जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसीलियंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे भी जो ग्रीस की मेंबरशिप है उसको एक्सटेंड किया है। इंडिया ने ग्रीस को एनकरेज किया है किसके लिए? जॉइंट एफर्ट्स इन प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग एंशिएंट साइट्स। जो एंशिएंट साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको प्रिजर्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को। अब इसमें क्या है? ये जो इंडिया का मूव है इससे कहीं ना कहीं जो जितनी भी साइट्स हैं जो यूनेस्को हेरिटेज के अंदर आती है उनकी जो प्रोटेक्शन है उसमें ग्रीस की आपको कॉपरेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्या है? वो जो दोनों कंट्रीज हैं एग्रीड ऑन द फाइनलाइजेशन ऑफ द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट स्किल्ड माइग्रेशन। यानी जो दोनों कंट्रीज हैं उनके बीच में जो आपके पॉपुलेशन इधर से उधर जो जा रही है, माइग्रेंट जो इधर से उधर जा रहे हैं, तो उससे रिगार्डिंग भी एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं। वो क्या है? मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसको बोला गया है। और इसके बेस पे क्या होगा? जो स्किल्ड लेबर है उसका माइग्रेशन जो है वो इजी हो जाएगा। अब ग्रीस की सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? फर्स्ट तो है स्पोर्ट एट द ग्लोबल एरिना। सिंपल सी बात है, इंडिया को जितनी ज़्यादा जो कंट्रीज़ है ग्लोबल पोडियम पे जितना ज़्यादा उनका सपोर्ट मिलेगा उतना ही जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उतने ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। तो Greece supported India's membership at the National Supplier Group and bid for a permanent seat at the UNSC। यानी ग्रीस ने इंडिया की जो मेंबरशिप है NSG ग्रुप में और इंडिया की जो परमानेंट सीट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसके लिए भी जो है अपना स्टांस क्लियर किया है। नेक्स्ट क्या है? जियोपॉलिटिकल ग्रीस जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? इंडियाज रिलेशन विद ग्रीस एंड अर्मेनिया आर क्रूशियल इन द कंटेक्स्ट ऑफ अमर्जिंग तुर्की पाकिस्तान अजरबैजान मिलिट्री जो एक्सिस है। आपको पता है पिछले कुछ टाइम से जो तुर्की है वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट होता जा रहा है। इसी के साथ जो तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान है इनका एक यू कैन से मिलिट्री एक्सिस बनता जा रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इंडिया है वो ग्रीस और अर्मेनिया के साथ जो अपने टाइज हैं वो स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि वहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम बना रहे। इनको कई बार क्या थ्री ब्रदर्स भी बोला जाता है। किसको? पाकिस्तान, तुर्की एंड अजरबैजान। पाकिस्तान, तुर्की एंड अजरबैजान, इनको थ्री ब्रदर्स भी बोला जाता है। और इन्हीं को एंड कैन काउंटर इंक्रीज चाइनीज प्रेजेंस इन द रीजन। और रीजन के अंदर जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या अदर जो चाइनीज़ वहाँ पे इंटरफेरेंस है उनको काउंटर करने के लिए भी जो ग्रीस और अर्मेनिया है उनका सपोर्ट है इंडिया को बहुत फेवर होगा। नेक्स्ट है जियो स्ट्रेटेजिक। यानी जियो स्ट्रेटेजिकली ग्रीस जो है, क्योंकि ग्रीस जो है वो बॉर्डर करता है मेडिटेरेनियन सी को, तो जोग्राफिकली
जो ग्रीस है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो ग्रीस बॉर्डर्स द मेडिटेरेनियन सी विच कवर्स 3 कॉन्टिनेंट। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। मेडिटेरेनियन सी को जो है बॉर्डर करता है और वही सी जो है वो 3 कॉन्टिनेंट को भी कवर करता है। कौन से? एशिया, अफ्रीका और यूरोप। जिसकी वजह से जो अगर ग्रीस के साथ इंडिया के जो लिंक्स हैं वो अच्छे होते हैं तो उससे क्या होगा, जो इंडिया की आउटरीच है मेडिटेरेनियन रीजन में वो भी बढ़ेगी। तो आया आपको कुछ क्लैरिटी कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है? इस वजह से क्योंकि ग्रीस जो है वो मेडिटेरेनियन सी को कवर करता है। मेडिटेरेनियन सी 3 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको कवर करता है। तो इसकी वजह से इंडिया की जो आउटरीच है वो मेडिटेरेनियन रीजन में ज़्यादा बढ़ेगी। और जो मेडिटेरेनियन रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए। इंडिया की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसको अगर सुचारू रूप से चलाना है तो जो मेडिटेरेनियन रीजन है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है मेडिटेरेनियन सी जो है वो यूरोप को भी बॉर्डर करता है, तो इससे हमें यूरोपियन जो मार्केट है उसको एक्सेस मिल जाएगा। इंडिया इज़ एक्सप्लोरिंग अ मल्टी मोडल लिंक बिटवीन मुंबई एंड द यूरोपियन मेनलैंड वाया द ग्रीक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑफ रशिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आपको मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस हो जाएगा तो आप यूरोप से भी मतलब कि अपने जो लिंक्स है वो बढ़ा सकते हैं। तो इंडिया यहाँ पे जो मेन ध्यान दे रहा है वो दे रहा है कि हमारे मल्टी मोडल लिंक होने चाहिए बॉम्बे के और जो यूरोपियन मेनलैंड है उनके बीच में। और ये मल्टी मोडल लिंक कैसे हो सकते हैं? जो ग्रीक ट्रांसशिपमेंट्स हैं, कौन सी? ग्रीक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, कौन से? ऑफ पीरियस। ग्रीक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑफ पीरियस। अब हो सकता है मैं इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएट गलत कर रही हूँ तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन ये जो पोर्ट है ये इंडिया को बॉम्बे से मेनलैंड जो यूरोप है उसको यू कैन से इंडिया इजीली एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है दिस विल अलाउ मच फास्टर शिपमेंट ऑफ इंडियन गुड्स टू मार्केट इन द एंटायर यूरेशिया। सेम थिंग, अगर वहाँ का कोई रीजन होगा तो वहाँ पे हमारी जो गुड्स या सर्विस गुड्स जो है वो इजीली यूरेशियन रीजन जो है वहाँ पे जा सकते हैं। इंडो ग्रीस रिलेशन जो है उनके अगर एस्पेक्ट देखें तो हिस्टोरिकल लिंकेज देखें फर्स्ट आपका, तो चाणक्य जो थे इन चंद्रगुप्ता कोर्ट रिकॉर्ड इन अर्थशास्त्रा अबाउट द यवन एम्बेसडर इन द किंग्स कोर्ट नेम्ड मेगास्थनीज। जो चाइनीज टाइप था उन्होंने बताया था कि जो चंद्रगुप्त की जो दरबार था उसमें एक यवन एम्बेसडर होता था। तो यवन जो उस टाइप का नाम है वो ग्रीक का ही है और उस जो एम्बेसडर का नाम था वो था मेगास्थनीज। और जो ट्रेडिंग बिटवीन मोरियन किंग एंड ग्रीक इज एविडेंस्ड बाय कॉइनेज एंड राइटिंग्स। जो हमें कॉइन मिले हैं या जो राइटिंग्स आपको एविडेंसेस मिले हैं उनसे पता चलता है कि मौर्य किंग और ग्रीस के बीच में उस टाइम में भी ट्रेडिंग होती थी। गंधारा आर्ट इज बिलीव टू बी अ फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड ग्रीक इन्फ्लुएंस। जो हमारी इंडिया की फेमस गंधारा आर्ट है वो भी इंडियन और ग्रीक जो फ्यूजन है उसी का रिजल्ट मानी जाती है। नेक्स्ट है अगर पॉलिटिकल रिलेशंस देखें तो डिप्लोमेटिक रिलेशन वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द टू कंट्रीज इन 1950। जो इंडिया और ग्रीस के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने थे वो 1950 में बने थे। ग्रीस ओपनड इट्स एम्बेसी इन दिल्ली इन 1950 एंड इंडिया इन एथेंस इन 1978। ग्रीस ने जो इंडिया के अंदर अपनी एम्बेसी ओपन की थी वो 1950 में और इंडिया ने एथेंस के अंदर जो अपनी एम्बेसी की थी 1978 में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर हम रिलेशन देखें तो एग्रीमेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज रेटिफाइड बाय बोथ ऑफ द साइड्स टू एनकरेज एंड सपोर्ट कोऑपरेशन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। यानी दोनों जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो फील्ड में भी बहुत से एग्रीमेंट जो है साइन किए हैं। अब इसी में अगर एक चीज़ और देखें, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द न्यूली अनाउंस्ड इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो G20 अभी हुआ था उसमें जो आईमैक था उसका भी पार्ट है। अब नेक्स्ट देखें एनर्जी हब। जो मेडिटेरेनियन रीजन है कैन बी पोटेंशियल सोर्स टू मीट इंडियाज इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड एंड एनहांस्ड एनर्जी सिक्योरिटी गिवन इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ ऑयल। क्योंकि मेडिटेरेनियन जो रीजन है वहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और उसी के साथ जो गैस रिसोर्सेज है 112 ट्रिलियन क्यूबिक फीट माना जा रहा है। तो अगर इतना ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे है तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को लॉन्ग टर्म में जो इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ रही है उसको भी सपोर्ट करेंगे। ग्रीस
abundant sunshine and its robust wind energy capacity present substantial untapped opportunity for electricity generation। क्योंकि अब मेजर जो चीज़ें हैं वो सोलर एनर्जी की तरफ टिल्ट होते जा रही हैं, तो ग्रीस जो है वहाँ पे जो सनशाइन का जो है भंडार है, तो उससे माना जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो भी अनटैप्ड हो, मतलब उससे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो भी बहुत ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट क्या है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ग्रीस एक्सपेंडिंग इट्स डिफेंस एक्सपेंडिचर फ्रॉम $5 बिलियन टू 8.4 बिलियन। ग्रीस ने जो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो पिछले कुछ टाइम में, अब सारा डाटा आपको याद नहीं हो सकता बट आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने 2019 से 2022 के बीच में अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया है। ठीक है, ओके। तो इट कैन बी अ पोटेंशियल मार्केट फॉर इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट। तो इसकी वजह से जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं, अगर वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं तो कहीं से तो वो खरीदेंगे ना। तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको एक पोटेंशियल मार्केट मिल सकती है ग्रीस के रूप में। इंडिया एंड ग्रीस हैव एंगेज्ड इन जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज इन द मेडिटेरेनियन सी एंड मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइजेज इन INIOCHOS 2023। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और ग्रीस के बीच में हुई थी, जिसमें वेरियस आपकी नेवल एक्सरसाइजेज हुई थी, कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी में, और मल्टी नेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइजेज भी हुई थी। लेकिन यहाँ पे कंसर्न्स क्या निकल के आ रहे हैं, जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट जो है उनकी कमी है, लैक ऑफ बायलैटरल एंगेजमेंट्स। अब द एब्सेंस ऑफ हाई लेवल इंटरेक्शन इन 4 डिकेड हैज रिजल्टेड इन अ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक कनेक्शन। क्योंकि पिछले 4 दशकों में कोई भी हाई लेवल इंटरेक्शन नहीं हुआ, उसकी वजह से जो स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस थे उनमें कहीं ना कहीं मतलब कि वो कमज़ोर हुए थे। सेकंड है चाइना की प्रेजेंस। चाइनीज स्टेट ओन्ड शिपमेंट कंपनी कोस्को हैज़ अप्रोक्स 60% स्टेक इन द पेरिस पोर्ट। जो पेरिस पोर्ट जिसको हम अपने इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मान रहे हैं, उसमें जो चाइना की कोस्को कंपनी है उसका 60% के अराउंड जो है स्टेक है। इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो इंडिया की कनेक्टिविटी है उसको भी हैम्पर कर सकता है, और वही जो पोर्ट है उसी के थ्रू आपकी जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंडिया को दिखाई दे रही है। तो अब आपको समझ आया कि चाइना यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर सकता है। नेक्स्ट है लो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इंडियाज ट्रेड रिलेशन विद ग्रीस फेस चैलेंज कैरेक्टराइज बाय लिमिटेड बिजनेस। क्योंकि इंडिया और ग्रीस के बीच में ज़्यादा ट्रेड हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपकी लिमिटेड आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं मिल रही है, और कैपिटल इनफ्लो है वो भी बहुत लो है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो दोनों के बीच में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड रिलेटेड जो कंसल्टेशंस हैं वो कम होती जा रही है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मतलब कैसे हम बढ़ा सकते हैं। एक तो जो एंगेजमेंट्स पिछले 40 सालों में कम थी उनको बढ़ाया जाए। तो फर्स्ट आपका यही है कि एनहांस एंगेजमेंट्स, जो एंगेजमेंट है इंडिया और ग्रीस के बीच में वो बढ़ाई जाए। ग्रीस एंड साइप्रस आर 2 EU मेंबर्स ऑफ स्टेट्स। जो ग्रीस एंड साइप्रस है दोनों ही EU मेंबर्स हैं, दैट कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। और वो ही क्या कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में ब्रिज का काम कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब कि यहाँ पे हमें ज़रूरी जो काम है वो करना चाहिए, अपनी जो बायलैटरल टाइज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए। डेवलपमेंटल एड, इंडिया जो है अपना जो डेवलपमेंटल एड इंडिया वेरियस कंट्रीज़ को देती है। इंडिया कैन एक्सटेंड इट्स लाइन ऑफ क्रेडिट जो वेरियस कंट्रीज़ को देती है उसको यूज़ कर सकती है, या अपनी सॉफ्ट पावर को यूज़ कर सकती है। एंड डायस्पोरा टू काउंटर चाइनाज प्रेजेंस एंड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी। जैसे कि चाइना क्या करता है, दूसरे कंट्रीज़ को पहले कर्ज में डुबा के फिर उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है। तो चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है इसको इंडिया क्या कर सकता है, मतलब कि वहाँ पे इसका ऑल्टरनेटिव बन सकता है, उनको लाइन ऑफ क्रेडिट देके और वहाँ पे अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको इन्हांस करके। नेक्स्ट क्या है, टूरिज्म को प्रमोट करके। कोलैबोरेशन और टूरिज्म प्रमोशन एफर्ट्स इंक्लूडिंग जॉइंट मार्केटिंग कैंपेन्स एंड इम्प्रूव्ड एयर कनेक्टिविटी। मीन्स कि अगर हम जो टूरिज्म सेक्टर है उस पर ध्यान दें तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, दोनों के बीच में जो है टाई अप बढ़ सकते हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं, इंडिया और ग्रीस मिलकर जॉइंट मार्केटिंग कैंपेन्स करें, और जो एयर कनेक्टिविटी है इंडिया और ग्रीस के बीच में उसको इम्प्रूव करें। ग्रीस इज़ एमर्जिंग एज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमंग इंडियंस। अब ये देखा भी जा रहा है कि जो ग्रीस है वो जो वेरियस आपके इंडियन टूरिस्ट हैं उनके बीच में एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मैरीटाइम कोऑपरेशन ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है इंडिया ग्रीस के रिलेशन को एनहांस करने के लिए। एनहांस कोऑपरेशन ऑन मैरीटाइम
मैरीटाइम की जो सिक्योरिटी है उसमें, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज, जो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उस पिलर पे, और उसके साथ साथ हम दोनों ग्रीस और इंडिया मिलकर जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज करके जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है उसको एनहांस कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इंडिया और ग्रीस का जो रिलेशन है उसको एक बूस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स, और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी आपको पता है 15th जो ब्रिक्स समिट है, द फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग सिंस 2019 वॉज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। 2019 के बाद में जो फर्स्ट पर्सन टू पर्सन मीटिंग हुई है 15वें आपके ब्रिक्स समिट की, वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई है। तो ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि साउथ अफ्रीका हैज़ चूजन द थीम, साउथ अफ्रीका ने जो थीम चूज़ किया वो किया ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म फॉर समिट। अब क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो भी ब्रिक्स का पार्ट है, तो अपार्ट फ्रॉम ब्रिक्स लीडर को छोड़ के साउथ अफ्रीका ने 55 और मेंबर थे उनको भी इनवाइट किया, और वो 55 मेंबर कौन से थे, वो सारे थे अफ्रीकन यूनियन के मेंबर टू द इवेंट, एंड अबाउट 20 अदर लीडर। उन 55 यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के साथ साथ 20 ऐसे अदर लीडर्स थे जो एशिया, साउथ अमेरिका और स्मॉल आइलैंड स्टेट से बुलाए गए थे, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, हु रिप्रेजेंट द ग्लोबल साउथ फॉर सेशंस ऑन द साइडलाइन ऑफ द समिट, जिसको कंप्लीट मिला के बोला गया था ग्लोबल साउथ। अब आपको समझ आया इस बार का ब्रिक्स समिट जो था वो इम्पोर्टेंट क्यों था। ब्रिक्स जो है, जो कंसेप्शन हुआ था ब्रिक्स का, कंसीव्ड ऑफ इन दी अर्ली 2000 में इसका जो है वो मतलब वो हुआ था इन अ गोल्डमैन सैशे पेपर। एक गोल्डमैन सैशे पेपर निकाला गया था जिसमें ब्रिक्स का जिक्र गया था, और उसको बोला गया था ग्रुपिंग ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमिक नॉट इन द G7, मतलब वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज जो कि G7 में नहीं है, तो उनको ब्रिक्स में सबमिट किया गया, इंक्लूड किया गया था। तो इसी के साथ जो ब्रिक्स कंट्री है उन्होंने अपना जो पहला डायलॉग जो स्टार्ट किया था वो 2006 में किया था। तब उन्होंने क्या किया था, जो साउथ अफ्रीका है उसको भी 2010 के अंदर अपने ब्रिक्स में इंक्लूड किया था, और उसी के साथ जो ये ब्रिक है वो ब्रिक्स बन के आया था। देखिए रिप्रेजेंट क्या करता है, 42% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ में है, और ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, पांचों कंट्रीज़ जो हैं वो ग्लोबल जो जीडीपी है उसका 24% जो है वो ये रिप्रेजेंट करती हैं। 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ में होता है। अगर मेंबर देखें इसके तो आपके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये इसके मेंबर्स हैं। जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं ब्रिक्स के वो कौन कौन से हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ ने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो बनाया है, और ये बनाया कब था, 2014 में। इस बैंक का काम क्या था, जो ब्रिक्स कंट्री है उनमें जो डेवलपमेंट रिलेटेड काम है या प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करना। कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट्स ऑफ ब्रिक्स टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू द मेंबर्स, यानी ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं अगर उनको लिक्विडिटी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये जो CRA है कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट्स, इसके थ्रू जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। ब्रिक्स R&D सेंटर फॉर वैक्सीन्स के लिए ब्रिक्स ने R&D सेंटर बनवाया था टू कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीज़, किसको, इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द ब्रिक्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इन 2002, ट्रेड बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज टोटल अमाउंट $162 बिलियन, यानी अगर ब्रिक्स कंट्रीज़ का हम ट्रेड देखें 2022 में, तो इन टोटल पांचों ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में मिला के जो टोटल ट्रेड हुआ है $162 बिलियन का ट्रेड हुआ है। तो ये एक ह्यूमंगस नंबर है। आउटकम देखें ब्रिक्स समिट का, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ये ब्रिक्स है इसको एक्सपेंड किया जाए। ब्रिक्स मेंबर एग्रीड टू इंडक्ट 6 न्यू मेंबर कंट्री विद इन देयर मेंबरशिप कमिंग इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2024, यानी 2024 के बाद में 6 और मेंबर जो है वो ब्रिक्स कंट्री के पार्ट होंगे। और ये मेंबर कौन से होंगे, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE, ये सब ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जोहान्सबर्ग II डेक्लेरेशन। इट एनकैप्सुलेट्स सिग्निफिकेंट ब्रिक व्यू पॉइंट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। मतलब इस डेक्लेरेशन में ये बताया गया था कि जो ब्रिक्स के व्यू पॉइंट क्या है रिगार्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल मैटर्स पे, ये डेक्लेरेशन में बोला गया था। जो 3 पिलर हैं
इस जो ब्रिक्स के वो कौन कौन से थे? ब्रिक्स मेंबर कमिटेड देमसेल्फ टू स्ट्रेंथन द फ्रेमवर्क ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल ब्रिक्स कॉपरेशन अंडर द 3 पिलर। और 3 पिलर कौन से हैं? पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी फर्स्ट पिलर, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, यानी फर्स्ट पिलर कौन सा है आपका? पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, सेकंड है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, और थर्ड है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉपरेशन। ये 3 जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉपरेशन। इन 3 पिलर्स पे सारे ब्रिक्स कंट्री जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। एनहांसिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एनहांस करने के लिए जो ब्रिक्स कंट्री हैं वो फोकस कर रही है कौन कौन से एरिया पे? पीस पे, मोर रिप्रेजेंटेटिव, फेयरर इंटरनेशनल ऑर्डर, ए रीइन्विगोरेटेड एंड रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इन सब चीज़ों पे जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज बहुत ध्यान दे रही है। किस पे? कि रीजन में मेजर तो क्या है कि पीस रहे। ओके, पीस रहेगा तो वो जो कंट्रीज है वो ग्रो करेंगी। तो यानी प्रमोशन ऑफ पीस, मोर रिप्रेजेंटेटिव, फेयरर इंटरनेशनल ऑर्डर, जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो फेयर रखे, ए रीइन्वोग्रेटेड एंड रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, यानी सबका साथ सबका विकास वाला जो फंडा है वो भी यहाँ निकल के आ रहा है। ट्रेडिंग इन लोकल करेंसीज, इस पे जो ब्रिक्स कंट्री हैं उन्होंने काफ़ी एम्फेसाइज किया है कि द ब्रिक्स समिट टास्क ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर टू कंसिडर द इशू ऑफ लोकल करेंसीज, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्लेटफॉर्म्स, यानी ऐसे करेंसीज, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और प्लेटफॉर्म को वो कंसिडर किया जाए जो लोकल नेचर के हो, ताकि जो डॉलर है उसकी जो कहते हैं बहुतायतता उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। पुश फॉर यूएन रिफॉर्म्स, यानी यूएन के अकॉर्डिंग जो रिफॉर्म्स है उनके लिए भी पुश किया गया। द स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिसेंट पास्ट सेड दैट द ब्रिक्स कंट्री सपोर्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द यूएन इंक्लूडिंग इट्स सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूएन जो पिछले 1945 के बाद में जो यूएन चला आ रहा है तो वहाँ पे इन्होंने बोला है कि वहाँ चेंज की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और कौन से रिफॉर्म्स? कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन, यानी हर लेवल के रिफॉर्म्स। और उनमें कौन से रिफॉर्म्स? आपके रिफॉर्म्स रिगार्डिंग द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, जहाँ पे इंडिया जो है वो खुद को एक परमानेंट सीट के लिए बोल रहा है। इंडिया के जो प्रपोजल थे वो हमें ध्यान देने को क्या थे मेन? फर्स्ट है इसमें स्पेस कॉपरेशन। इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने India's Prime Minister called for establishing a BRICS space exploration consortium that could focus on space research and weather monitoring for global good। यानी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनको स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो उसी से रिगार्डिंग ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन जो कंसोर्शियम है उसका जो वो लेके आए, और उनका जो मेन टारगेट क्या था कि हमें जो है स्पेस रिसर्च पे फोकस करना चाहिए और वेदर मॉनिटरिंग के लिए हमें फोकस करना चाहिए, और जो किसके लिए? ग्लोबल गुड हो, ठीक है, सबके लिए हो, यानी कि स्पेस रिसर्च और वेदर मॉनिटरिंग। ब्रिक्स इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दी ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। ब्रिक्स जो है वो ऑलरेडी ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पे काम कर भी रहा है। इंक्लूजन इन G20, इंडिया ने प्रपोज किया दैट दी ऑल ब्रिक्स नेशंस एंड द अफ्रीकन यूनियन बी परमानेंट मेंबर ऑफ द G20। ये इंडिया की तरफ से प्रपोजल था। क्या क्या प्रपोजल थे देखिए? पहला तो कि इंडिया को ब्रिक्स कंट्रीज़ को मिलके आपका स्पेस जो है स्पेस में और वेदर मॉनिटरिंग में अपना काम करना चाहिए बढ़ चढ़ के। सेकंड क्या है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं और आपके अफ्रीकन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, उन अफ्रीकन यूनियन जो है खुद उनको सबको परमानेंट मेंबर होना चाहिए किसका? G20 का। फ्यूचर रेडी ब्रिक्स, इंडिया कॉल्ड फॉर कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन, यानी ब्रिक्स को जो फ्यूचर के लिए तैयार किया जाए वो कैसे? हम जो एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, उनकी तरफ ध्यान दें। अगर उनकी तरफ ध्यान देंगे तभी जो ब्रिक्स होगा वो फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्योंकि जो फ्यूचर है वो एजुकेशन का और स्किल का है, जो कि मेनली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। इंडिया आल्सो प्रपोज्ड अ स्किल मैपिंग एक्सरसाइज, इंडिया ने वहाँ पे एक स्किल मैपिंग एक्सरसाइज जो है वो भी प्रपोज की थी। ओके, स्किल मैपिंग एक्सरसाइज जो है वो भी प्रपोज की थी टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन देयर डेवलपमेंट जर्नी, की जो हर कंट्री ने अपना जो डेवलपमेंट जर्नी है उसमें जो उन्होंने क्या अचीवमेंट किए हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। अदर प्रपोजल एडवोकेटेड बाय द इंडिया, इनको छोड़ के मेजर 3 थे, इनको छोड़ के जो अदर प्रपोजल थे, बिग कैट प्रोटेक्शन बिटवीन दी 5 कंट्रीज, यानी टाइगर और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए 5 कंट्रीज़ के बीच में आपका एक मिलजुल के जो कॉपरेशन है वो होनी चाहिए। बिल्डिंग रिजिलियंट सप्लाई चेन, जो 5 ब्रिक्स कंट्री है इनके बीच में जो सप्लाई चेन है
वो रिजिलियंट होनी चाहिए, यानी सबके लिए वो बिजनेस फ्रेंडली होनी चाहिए। बिल्डिंग अ रिपोजिटरी फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी जितनी भी ब्रिक्स कंट्री हैं ये कहीं ना कहीं एक नेचुरल, इनको मतलब नेचर की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से जो हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन की नॉलेज है उसकी हमें हर कंट्री के अकॉर्डिंग एक रिपोजिटरी जो है वो बिल्डअप करनी चाहिए। अब जो ब्रिक्स को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? फर्स्ट तो ये है कि जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक एक्सपेंशन, कि ब्रिक्स के एक्सपेंशन के साथ साथ हमारा जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा। कैसे होगा? वो ऐसे होगा क्योंकि ये जो इकोनॉमीज़ है ये ग्रोइंग इकोनॉमीज है। द एक्सपेंशन सिग्निफाइज अ ग्रोइंग अलाइनमेंट ऑफ जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एजेंडाज विद इन द ब्रिक्स। ओके, इट इनकॉर्पोरेट्स मेजर ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इसके अंदर मेजर आपके मेजर जो ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर्स भी इंक्लूड है। इन्हीं जो ब्रिक्स कंट्री है इन्हीं के पास जो मेजर क्रूशियल ट्रेड चेक पॉइंट्स है वो भी है, जैसे कि आपकी स्वेज कैनाल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, बैब अल मंदाब है। ये सारे जो मेजर चेक पॉइंट्स हैं ये सब ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, उन्हीं के उसमें आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेजेस जो हैं, अगर हम ब्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास एक मतलब पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट के अदर जो ऑप्शंस हैं वो भी खुलेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज भी ईजी हो जाएगा। इंडिया, ईरान एंड रशिया आर ऑलरेडी डेवलपिंग द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंडिया, ईरान और रशिया तो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, अपना एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। तो इससे भी क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे से लिंक होंगे, तो उससे क्या होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इनका बढ़ेगा। अफ्रीका ग्रोथ, अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, जो कि अब तक अफ्रीकन यूनियन का पार्ट थी, अगर हम ये देखिए inclusion of two African countries strengthen the ongoing efforts to promote integration, development and growth through the African continent free trade area। यानी कि ये जो दो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन यूनियन को छोड़ के, अगर हम उनको इसमें ब्रिक्स में इंक्लूड करते हैं तो उससे क्या होगा, वहाँ से जो ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड को मतलब कि जो उनके ऑनगोइंग इफ़ेक्ट्स हैं उस ट्रेड को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए वो और ज़्यादा मतलब कि बढ़ के आएंगे। तो इससे क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा जो उनके ऑनगोइंग एफर्ट्स है टू प्रमोट द इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ थ्रू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड। मतलब कि वो जो कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया को ग्रो करने के लिए जो अपने स्टेप ले रही है, तो कहीं ना कहीं जो ये ब्रिक्स का एक्सपेंशन है वो उनको भी एक प्लस पॉइंट की तरह वो होगा, मतलब कि लॉन्ग टर्म में उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट होगा। ग्लोबल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडक्शन ऑफ 4 मेजर मिडल ईस्ट प्लेयर्स, जो मेजर मिडल ईस्ट प्लेयर हैं 4 कौन कौन से हैं आपके, ईरान, इजिप्ट, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया। ये सब जो 4 मेजर आपके मिडल ईस्ट प्लेयर्स हैं, अगर ये इंक्लूड होते हैं ब्रिक्स में तो एक मेजर बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो कंट्री हैं एज दीज कंट्रीज हैव बीन एट ओड्स विद अदर, क्योंकि मेजर ये जो कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिकली एक स्ट्रेंथन कंट्रीज़ हैं और ये ओड्स विद ईच अदर हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो जो एरिया है वहाँ पे ग्लोबल पीस भी पीस भी मेंटेन रहेगा, जो एक ग्लोबल पीस के लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम, ब्रिक्स विल ग्रेटली पुश फॉरवर्ड द एजेंडा टू रिफॉर्म इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ मल्टीलेटरलिज्म वेयर वेस्टर्न पावर प्ले अ डोमिनेंट रोल। यानी ब्रिक्स जो है वो मल्टीलेटरलिज्म की तरफ ज़्यादा अपना जो है एजेंडा उसको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे मल्टीलेटरलिज्म में अब क्या है, मेनली जो प्लेयर्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो हो सकता है कि ब्रिक्स एक्सपेंशन होता है तो आने वाले टाइम में ये जो मल्टीलेटरलिज्म का मेजर प्लेयर होगा वो ब्रिक्स होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर एक्सपेंड होता है तो चैलेंज क्या क्या होंगे, चैलेंज होंगे डाइल्यूशन ऑफ ओरिजिनल पर्पस, जो ब्रिक्स का ओरिजिनल पर्पस था वो है। तो इसी के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो ये निकल के आ रही हैं कि माना जा रहा है कि ये जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन है कहीं ना कहीं ये जो ब्रिक्स का ओरिजिनल पर्पस है उसको डाइल्यूट कर देगा, और ये जो एक्सपेंशन है ये यहाँ पे चाइना फैक्टर है वो बहुत मेन प्लेयर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिक्स का एक्सपेंशन होता है तो ये एक मतलब कि चाइना का विजन था
कि वो इंटरनेशनल ऑर्डर को, जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें चाइना की प्लेयर हो। तो अगर ब्रिक्स एक्सपेंड होता है तो ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है उनमें जो सबसे ज़्यादा चंक है अगर फाइनेंशियली देखें तो वो चाइना का है। तो उस केस में यहाँ पे जो अपर हैंड रहेगा वो चाइना का रहेगा। तो इस वजह से चाइना को यहाँ पे देखा जा रहा है कि ऐसा कुछ होता है तो चाइना वहाँ पे होगा डोमिनेंट पोजीशन में। इंडियाज बैलेंसिंग इंटरेस्ट एज द ब्रिक्स an economic grouping becomes more strategic and political. India may find its balancing act with the Quad, Shanghai Cooperation Organization and Indo-Pacific framework more difficult. यहाँ ये भी मेन है कि इंडिया जो है अपने इंटरेस्ट को बैलेंस कैसे कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जैसे क्वाड के साथ, शंघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ और इंडो पैसिफिक के साथ जा रहा है। फिर जो इंडिया के जो इंटरेस्ट होंगे वो मेनली इंडिया उधर देखेगा, क्योंकि इसकी अगर ब्रिक्स की एक्सपेंशन होती है तो वहाँ मेजर प्लेयर आपका चाइना होगा। तो उसकी वजह से जो इंडिया के इंटरेस्ट होंगे, इंडिया फिर अपने इंटरेस्ट को क्वाड में, एससीओ में और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसकी तरफ देखेगा। तो इस वजह से जो ये ब्रिक्स है, एज द ब्रिक्स एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग बिकम मोर स्ट्रेटेजिक, यही मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल हो जाएगा। तो इंडिया को अपना जो बैलेंसिंग पार्टनर है वो इधर, अपनी जो बैलेंसिंग इंटरेस्ट है वो इधर शिफ्ट करने पड़ेंगे। अगर हम जियोपॉलिटिकली इसके डायमेंशंस देखें तो टेंशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज में नाउ मेक ब्रिक्स मोर अनवाइडली टू रन अकिन टू सार्क। मतलब कि जैसे सार्क आपका डेड एक ग्रुप बन के बैठा है ना, वैसे ही जो कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स के अंदर इंक्लूड होंगे उन सब के क्या है, इंटरेस्ट एक दूसरे से अलग है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये माना जा रहा है कि अगर इतने डिफरेंट इंटरेस्ट वाले कंट्रीज़ को साथ लेके आएंगे तो जो ब्रिक्स है वो भी सार्क की तरह एक डेड ऑर्गेनाइजेशन ही हो जाएगा, क्योंकि सार्क में भी जो टेंशन्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के डिफरेंट यू कैन से इंटरेस्ट की वजह से है। इजिप्ट एंड इथियोपिया कंटिन्यू टू डिस्प्यूट द मैनेजमेंट ऑफ द नाइल रिवर। इजिप्ट भी आना चाहता है ब्रिक्स में, इथियोपिया भी आना चाहता है, दोनों के कलेक्टिव डिस्प्यूट है नाइल जो रिवर है उसको लेके, उसके मतलब वाटर मैनेजमेंट को लेके। ऑल्दो चाइनीज ब्रोकर डील हैज़ ईज्ड टेंशन, सऊदी अरेबिया एंड ईरान रिमेन हिस्टोरिकल राइवल्स फॉर रीजन्स डोमिनेंस इन द मिडल ईस्ट। ये भी आपको पता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान है वो मिडल ईस्ट में अपने डोमिनेंस को लेके हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। हालांकि जो अब चाइना ने बीच में मतलब पढ़ के उनके एक डील करवाई है, लेकिन उससे क्या होता है अभी के लिए टेंशन्स जो हैं वो नहीं है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में नहीं होगी। तो इतने अगर डिफरेंट इंटरेस्ट वाले कंट्रीज़ को हम साथ लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं जो इसका वर्किंग है वो यू कैन से कि डिटेरियोरेट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नो क्लियर मेंबरशिप क्राइटेरिया, ब्रिक्स में आने के लिए कोई मेंबरशिप क्राइटेरिया है वो भी नहीं है। पब्लिक डोमेन के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ कि आपको ब्रिक्स कंट्री का मेंबर बनना है तो आपको ये कंडीशंस पूरी कर दी हैं। डिफ़िकल्टीज इन इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, The sanctions Iran faces might make intra-BRICS trade more difficult to grow. Both Russia and Iran are now off the SWIFT system. अब आपको पता है, देखिए रशिया जो है वो ब्रिक्स का पार्ट है, ईरान ब्रिक्स का पार्ट यू कैन से बनना चाहता है। तो ईरान पे और रशिया पे दोनों पे, ईरान पे सैंक्शन है ऑयल को लेके, और ब्रिक्स ईरान और रशिया दोनों ही क्या है, स्विफ्ट जो सिस्टम है उससे बाहर कर दिए गए हैं। तो इस टाइप के कंट्रीज़ को लेके आप जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कैसे करेंगे, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ सकती है। पुश टू मिनीलेटरलिज्म, विद एक्सपेंडेड ब्रिक्स वी आर सीइंग अ न्यू वेव ऑफ मिनीलेटरलिज्म। ये एक नई ट्रेड टर्म निकल के आई है, मिनीलेटरलिज्म, a style of diplomatic engagement that gives prominence to small and medium sized coalitions of like minded states। यानी कि कहीं मल्टीलेटरलिज्म को अचीव करने के चक्कर में हम मिनीलेटरलिज्म को तो पुश नहीं दे रहे हैं कि छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं जिनका खुद के मतलब कि कलेक्टिव, जिनके एक जैसे वो हैं यू कैन से विचारधारा है, लाइक माइंडेड जो स्टेट्स हैं वो। तो वन प्रॉब्लम विद मिनीलेटरलिज्म इज दैट इट थ्रेटन टू फर्दर इरोड आवर मीन्स ऑफ ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन। यानी सब क्या है, अगर ऑयल कंट्रीज इकट्ठे आ जाएंगे तो वो एक ऑयल कार्टेल बना लेंगे। अगर और कोई कंट्रीज हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज कोल कंट्रीज हैं मान लो, तो वो वहाँ पे एक कार्टेल बना के खड़े हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए था, जो ज़रूरी था, जो एक मतलब कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है वर्ल्ड में, उससे तो वो हट गए ना, वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे सब टारगेट हो गए हैं। तो उससे जो ह्यूमैनिटी है उसको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं थ्रेट होंगे।
हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज डेवलपमेंट्स, ये जो डेवलपमेंट हो रही है जो इंडिया उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो एक बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है। एज अ इंडिया नीड्स टू स्ट्रेटेजिकली बैलेंस इट्स टाइज विद द वेस्टर्न पावर, इंडिया को चाहिए कि वो वेस्टर्न पावर के साथ भी अपने जो ट्रेड्स यू कैन से अपने जो टाइज हैं वो बैलेंस करे विद द मतलब इधर तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पे ईरान है, उधर जो है इंडिया का यूएस के साथ जो रिलेशन है उन दोनों को बैलेंस करके रखे। और यूएस ने क्या करके ईरान पे सैंक्शन लगा के है, तो इस टाइप का जो बैलेंसिंग है वो इंडिया के लिए एक चैलेंज निकल के आएगा। हाउएवर द एक्सपेंशन कुड एडवांस इंडियन इंटरेस्ट, दोनों में क्या है इंडियन जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, गिविंग इंडिया मोर क्लाउड एंड अ सेट ऑफ नेशन विद विच इट इज़ कीन टू एक्सपेंड रिलेशन, यानी इंडिया को एक मतलब ग्रुप मिलेगा ऐसे नेशंस का कि इंडिया जो है अपने रिलेशन किसके साथ एक्सपेंड करे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बेनिफिट है वो इंडिया को होता दिख रहा है। चेकिंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है जो मिडल ईस्ट में और रशिया में ईरान में जो ज़्यादा बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं इंडिया जो है ब्रिक्स के एक्सपेंशन से रोक भी सकता है। कैसे? इंडिया नीड टू बैलेंस द स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस दैट चाइना एक्सर्ट्स इन द ब्रिक्स ग्रुपिंग विद इट्स इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एज इट रिलेशन विद, वही मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा कंट्रीज आएंगी, अगर वो इंडिया उनके साथ स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा अंगेज करता है तो कहीं ना कहीं जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो भी कम होगा। एंगेजिंग विद ग्लोबल साउथ वाया ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ के साथ एंगेज करेगा इंडिया विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स एक्सपेंशन मीन्स इंडिया इज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस एंड एडिड अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। ठीक है, ग्लोबल साउथ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी इंडिया जो है अपना मतलब कि उन वहाँ पे भी इंडिया जो है अपॉर्चुनिटी देखेगा उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की, अगर ब्रिक्स जो है एक्सपेंड होता है। इंडियन पेमेंट सिस्टम है, इंडिया शुड पुश फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड इन द नेशनल करेंसीज ऑफ मेंबर बाय द इंडियन पेमेंट मैकेनिज्म एंड सिस्टम। जैसे आपको पता है कि इंडिया का जो यूपीआई है वो फ्रांस तक में जा पहुंचा है, तो इंडिया को ये चाहिए कि जो जैसे जैसे ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है तो इंडिया जो अपनी पेमेंट सिस्टम है मैकेनिज्म्स हैं उसको और ज़्यादा पुश करे और उसको उन नेशंस की जो नेशनल करेंसीज है उसमें भी चेंज मतलब उसके अकॉर्डिंग करे। उससे क्या होगा, इंडिया जो है इंडिया का जो रुपी है उसको इंटरनेशनलाइज होने में मतलब वो बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज होने में, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर यूपीआई यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं रुपए को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी नेशनल लैंग्वेज करेंसीज में करेंगे तो चेंज तो रुपए में होगा ना, तो उससे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो हमारा रुपए है उसको पुश मिलेगा। एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि सऊदी अरेबिया यूएई मिडल ईस्टर्न जो पावर्स हैं, मिडल ईस्टर्न पावर्स जैसे हैं सऊदी अरेबिया यूएई, वो मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, तो अगर उनके साथ एंगेजमेंट होता है तो इंडिया की जो आने वाली एनर्जी सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं सिक्योर होती है। एनर्जी के सेक्टर में इंडिया कहीं ना कहीं खुद को एक सिक्योर मिलेगा, क्योंकि उनको मतलब कि वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है ना, अब वो एक उस पर डिपेंड नहीं है, ईरान पे डिपेंड नहीं है, रशिया पे अकेले पे डिपेंड नहीं है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, तो इस टाइप से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। डिफाइनिंग मेंबरशिप क्राइटेरिया, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक क्लियर मेंबरशिप क्राइटेरिया होना चाहिए ब्रिक्स के लिए, जिससे क्या होगा जो एडवोकेटिंग अ क्लियर मेंबरशिप क्राइटेरिया फॉर ब्रिक्स विल हेल्प इज इंडियाज कंसर्न अबाउट हु कुड बी फ्यूचर मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स। यही बात है कि मेन जो क्राइटेरिया है ब्रिक्स में इंक्लूड करने का वो वहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ताकि जो इंडिया है उसको भी मतलब कि फ्यूचर जो मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड करने में प्रॉब्लम ना हो। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, जो ब्रिक्स स्टैंड फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर दैट इज इक्विटेबल एंड बिल्ड्स एन इंटरनेशनल लॉ ऑन द इंटरनेशनल लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। जो ब्रिक्स है वो किस पे है, आपका मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पे है, स्टैंड कर रहा है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज है ना, और बिल्ड्स ऑन इंटरनेशनल लॉ, फॉलो करें इंटरनेशनल लॉ को एंड द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं कि ब्रिक्स जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए यूनाइटेड नेशन चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यू कैन से वो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, या उन्हीं के बेसिस पे जो है ब्रिक्स बिल्डअप हो रहा है। तो इसी के साथ जो हमने आज अपने किए हैं वो ब्रिक्स और इनको किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मलाबार नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज। ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये मोस्ट प्रोबेबली हम जो कल का लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है एंड दैट इज़ इकॉनमी।
हाँ, इसी के साथ अगर आपको मेरे वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और अपने ग्रुप्स जो हैं अपने फ्रेंड सर्कल में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।